अच्छा 6.19 बोला व्हाट इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मान लो तुम लोन ले रहे हो इंडिया के बाहर से, नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट, डिडक्शन नहीं मिलेगा 25 सेक्शन में। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन if tax has not been deducted and paid. Underline कर दो इस लाइन को, if tax has not been deducted and paid मतलब देख, अगर हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिया जा रहा आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, तो उस केस में हम इंटरेस्ट पे करेंगे किसको? प्रैक्टिकली सोच, हम इंटरेस्ट किसको पे करेंगे? बाहर को, बाहर वाला बैंक को पे करेंगे ना। तो भारत सरकार बोलेगा कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी बाहर वाला बैंक को, विदेश का बैंक को, तो हम कैसे आपको डिडक्शन देते? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अगर हम लोगों को डिडक्शन दे रहा है तो हम लोगों को तो बेनिफिट दे रहा है ना। वो बोलेगा हम आपको कैसे डिडक्शन दे रहे? बात बिल्कुल सही है। बोला एक चीज करना पड़ेगा, तो बोला क्या? बोले हम उस पर टैक्स काटेंगे। आप मान लीजिए उसको एग्जाम्पल हम दे रहे 50,000 इंटरेस्ट दे रहे, उस पर हम 10% टैक्स काटेंगे, एग्जाम्पल दे रहे। 5,000 रुपया आप मेरे को दे दीजिए तब डिडक्शन लीजिए। समझ में आया? समझ में आया ना? अगर तुम बाहर में किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लोन लिए हो घर बनाने के लिए, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स काटता है तो डिडक्शन मिलेगा। हाउएवर वेयर देयर इज एजेंट ऑफ द एसएससी इन इंडिया, उस एसएससी का एजेंट इंडिया में रहता है सेक्शन 163 में, and such interest shall be allowed even if tax not been deducted at source। ध्यान से सुनना, अभी अभी जो बात हम बोले उसका विपरीत बोल रहा है, ऑपोजिट बोल रहा है। अभी हम क्या बोले? आप अगर बाहर से लोन लीजिएगा तो उसका अगर डिडक्शन क्लेम करना है इंटरेस्ट का, तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप बाहर में इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा तभी जब आप टैक्स काटोगे। अब यहां बोल रहा है कि अगर उस एसएससी का एजेंट इंडिया में रहता है तो फिर वो टैक्स काटना जरूरी नहीं है। अब उस टैक्स को टीडीएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टीडीएस। समझ में आया? माने अगर एसएससी का एजेंट इंडिया में रहता है और वो बाहर से कहीं से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा और डिडक्शन भी मिल जाएगा। समझ में आया बात? जैसे ऐसा समझ, एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं। मान ले हम लोन पे कर रहे हैं अमेरिकन बैंक को, अमेरिका में वो बैंक है, मेरा एजेंट अगर इंडिया में है तो इंडियन गवर्नमेंट मेरे से टीडीएस नहीं काटेगा और उसका डिडक्शन भी ले लेगा। लेकिन अगर मेरा एजेंट इंडिया में नहीं है, मैं सीधा इंटरेस्ट पे कर रहा हूं किसको? बाहर में, तो फिर उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर टीडीएस काट लेता सरकार तब फिर डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? देख, मिस्टर ए इंडिया में है, लोन गिवन फॉर हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख मिस्टर बी को, जो कि यूके में है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल 2 लाख रुपया, जिसमें 1,80,000 पेड किया। अब मिस्टर ए 20,000 रुपया पेड किया गवर्नमेंट को। क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट को पे किया। मिस्टर ए पे 1,80,000 टू मिस्टर बी and deposit 20,000 to government of India. Only then Mr. A would get deduction of interest of the entire sum 2 लाख रुपया। 1,80,000 जो उसको दिया और 20 लाख माने 2 लाख रुपया जो था मेरे टोटल, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर हम सरकार को पैसा दे दिए। अब सुनना, if this condition is not satisfied, then Mr. A would get not deduction of interest of ₹2 लाख। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। However, if Mr. B is having an agent in India, अगर उस Mr. B का एजेंट इंडिया में है, then Mr. A shall get deduction of interest on loan whether tax has been deducted or not। एजेंट अगर है तो टैक्स काटने का जरूरत। समझ में आया क्या बोले? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, कंपोजिट रेंट होता क्या? ज्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है, कंपोजिट रेंट पढ़ेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट तो पढ़ ही लिया, पढ़ा देंगे एक बार और। को ओनरशिप बचा हुआ है और डीम्ड ओनर बचा हुआ है। को ओनरशिप बचा हुआ और डीम्ड ओनर बचा हुआ है, ठीक है? बस और कुछ नहीं है। जल्दी खत्म करते हैं, आज ही तो खत्म कर लेंगे हाउस प्रॉपर्टी।
कंपोजिट रेंट क्या बोले? कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान ले मेरा एक फ्लैट है, अब फ्लैट में पार्किंग दिया जाता है, स्विमिंग पूल दिया जाता है, प्लेग्राउंड दिया जाता है। तुम मेरे से घर का तो रेंट ले रहा है, उसके साथ साथ पार्किंग का रेंट ले रहा, स्विमिंग पूल का रेंट ले रहा, समझ रहा ना, प्लेग्राउंड का रेंट ले रहा। तो घर वाला रेंट तो आईएचपी में, और ये सब जो एक्स्ट्रा एमिनिटीज दिए आपको, इस सब का इंटरेस्ट, इस सब का जो रेंट होगा वो कहाँ जाएगा? बोला ये सब भी कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, क्योंकि ये सब ऐड कर दो, कंपोजिट रेंट। क्या बोला? सुन, in some instance owner of the house property charge rent from the tenant not only for the letting of the building, but also an account of service charge, various other utilities service provided by the owner such as composite rent. Composite rent is equals to rent for building, rent for other assets like AC बोला है, फर्नीचर बोला, प्लांट बोला, मशीनरी बोला है, या लिफ्ट बोला, पार्किंग बोला, सिक्योरिटी बोला, वाटर बोला, सप्लाई बोला, डजंट मैटर, सब कुछ का रेंट आईएचपी में आएगा। सुन, रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स, लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल। यस यहाँ जो हम लेट आउट कर रहे हैं, सेपरेट करके नहीं लेट आउट कर रहे हैं, एक साथ लेट आउट कर रहे हैं, एक साथ। अगर हम सेपरेट करके लेट आउट करेंगे, अगर हम अलग अलग लेट आउट करेंगे, तभी तो ये आईएचपी में खाली घर वाला आएगा, बाकी सब बिजनेस या अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन नॉट सेपरेबल है, मतलब अलग नहीं है, सब एक साथ है, जॉइंटली है। तो नॉट सेपरेबल है इवन इफ रेंट ऑफ फिक्स्ड सेपरेटली। अच्छा, लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेटली इवन रेंट इज फिक्स्ड सेपरेटली। भले रेंट अलग दिया गया है, लेकिन ये लेटिंग आउट जो किया है वो सेपरेटली नहीं किया, मैंने भाड़ा में एक साथ दिया है। रेंट हम अलग लेते हैं, बोले घर का रेंट 20,000, बाकी सब कुछ का रेंट 5,000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लेट आउट तो सेपरेट नहीं किया ना, आप ऐसा तो नहीं किया ना कि घर पहले दे दिए फिर वो सब दिए, इस तरह का तो नहीं है। Other party does not accept letting out of building whether assets. Entire rent is taxable as PGP and IOFS. अगर सेपरेबल होगा तो सब कुछ टैक्सेबल कहाँ होगा? ठीक है, PGBP और IOFS में। Rent for building plus other assets, letting out is separable अगर है, other party accept letting for building, rent from let out of building कहाँ जाएगा? IHP में, और let out of other assets कहाँ जाएगा? PGBP और IFOS में। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल दे देंगे तो कोई भी समझ जाएगा। आईटीसी सोनार बांग्ला लेट आउट करता है मैरिज हॉल along with lift service, along with बने सेपरेबल या नॉट सेपरेबल? बोलो। पार्किंग फैसिलिटी, पावर बैकअप, चार्ज 2 लाख रुपया पार्टी से। आईटीसी नीड टू स्प्लिट द पेमेंट ऑफ 2 लाख सेपरेटली इनटू रेंट फॉर मैरिज हॉल एंड चार्ज फॉर सर्विस। समझा? मैंने 2 लाख रुपया आईएचपी में जाएगा। केस 2 क्या बोला? एयर कंडीशन लेक्चर दिया, गिवन ऑन रेंट बाय स्कूल सेमिनार, एनुअल रेंट 3 लाख रुपया, बिल्डिंग का 1.5 लाख रुपया, एसी का, कंपोजिट रेंट इज टैक्सेबल पीजीबीपी आईओएस एंड नॉट आईएचपी। समझ यहाँ पर, यहाँ समझ, हम हॉल दी, एन एयर कंडीशनर लेक्चर हॉल वाज गिवन ऑन रेंट बाय स्कूल फॉर सेमिनार, एनुअल रेंट 3 लाख बिल्डिंग का है और 1.5 लाख एसी का है, तो यहाँ तो अलग अलग कर दिया ना। तो कंपोजिट रेंट इज टैक्सेबल पीजीबीपी आईओएस एंड नॉट आईएचपी एज द लेटिंग आउट इज नॉट सेपरेबल। समझ रहा ना? सेपरेबल यहाँ पे नहीं है, ऑल्दो इट्स अ फिक्स्ड सेपरेटली। केस 3, मिस्टर जैड हैज गिवन अ फर्नीचर बिल्डिंग विथ टू मिस्टर ए रेंट 5 लाख एंड 3 लाख। मिस्टर ए गिवन टू द ऑप्शन टू टेक आइदर ऑफ देम और बोथ। रेंट फ्रॉम बिल्डिंग इज टैक्सेबल आईएचपी एंड फर्नीचर सीधा सा बात है, एसेट्स वाला जो है वो अलग चला जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले? ठीक है, अगर सीधा सा याद रखना, अगर अलग अलग कर दिया तो पीजीबीपी आईएफएस में जाएगा, एक साथ है तो नहीं जाएगा। क्लियर है? अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन, अगर अनरियलाइज्ड रेंट कभी रिकवर होता है तो 30% डिडक्शन मिलता है, याद रखना 30% डिडक्शन। समझ में आया बात क्या बोले? या एक एग्जांपल भी दिया है, देख सकते हैं तू। अनरियलाइज्ड रेंट कभी भी डिडक्शन मिलेगा तो 30% डिडक्शन मिलता है। को ओनरशिप क्या होता है? एक प्रॉपर्टी का 2 मालिक। अगर इस तरह का सिनेरियो हो, एक प्रॉपर्टी का 2 मालिक, तो तुम क्या करना, पूरा सम्स कंप्लीट करना, जितना परसेंट, मान लो एक प्रॉपर्टी का 40% हम है, 60% तुम है, तो 40% इनकम मेरा में डाल देना और 60% इनकम जिसमें है उसमें डाल देना। समझ में आया? और कुछ नहीं है। लास्ट है हम लोग पढ़ेंगे डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर किसको बोला जाता है? ध्यान से सुनेगा। डीम्ड ओनर का मतलब होता है तू मालिक नहीं है लेकिन हम मान ले रहे कि तू ही मालिक है। तू मालिक नहीं है लेकिन हम मान ले रहे कि तू ही मालिक है। जैसे मान ले, एग्जांपल सुन, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन। मैंने माइनर चाइल्ड या स्पाउस को हम कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, वो बिना कंसीडरेशन का, तो उस केस में क्या माना जाएगा?
उस केस में यही माना जाएगा, ध्यान से याद रखना, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अदर देन ड्यू टू डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ मैरिड माइनर डॉटर, सीधा सा बात है, जो ट्रांसफर कर रहा है उसी के नाम पर टैक्स लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही ओनर है। मान ले हम अपना प्रॉपर्टी अगर माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करते हैं तो भले प्रॉपर्टी मेरा माइनर चाइल्ड का नाम से है, लेकिन उस पर टैक्स मैं पे करूंगा। अगर वहां पर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मैं नहीं पे करूंगा, मैं ओनर में, ओनर मेरा माइनर चाइल्ड है, उससे बोलेगा नहीं आपको डीम्ड ओनर माना जाएगा। स्पाउस के केस में भी वही है, खाली डिवोर्स होगा तब नहीं, डिवोर्स होगा तो फिर उसको कर दिया, उसके नाम पे टैक्सेबल होगा, सीधा सा बात है। या ट्रांसफर टू मैरिड माइनर डॉटर, क्लियर है ना? अच्छा, अदर देन ड्यू टू डिवोर्स अगर होता है तो फिर नहीं, ट्रांसफर टू मैरिड माइनर डॉटर, मैरिड है और डॉटर है तो फिर हस्बैंड के नाम से जाएगा। सिचुएशन टू होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट डीम्ड टू बी द ओनर। इम्पार्शिएबल स्टेट का मतलब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनेगा। जैसे मान ले तेरे दादाजी का नाम का प्रॉपर्टी है, वो बंटवारा होगा तेरे और तेरे भाई के बीच में, तो उसका ओनर कौन है? तेरे दादाजी। भले वो ओनर नहीं है, अभी प्रॉपर्टी का मालिक तुम है, लेकिन तुम्हारा दादाजी को ओनर माना जाएगा इम्पार्शिएबल स्टेट में। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी एओपी डीम्ड टू बी द ओनर, सही बात है। किसी कंपनी में, कंपनी का मान ले कंपनी है ए लिमिटेड, लेकिन कंपनी को चलाते हम हैं, तो हम ही मालिक माना जाएंगे, डीम्ड ओनर। समझ में आया ना? अच्छा, नेक्स्ट, पर्सन अलाउड टू टेक पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर मान लो कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लो एक फ्लैट तुम खरीदा, ठीक है ना, तुमको पोजीशन मिल गया लेकिन ओनरशिप नहीं मिल गया, पोजीशन मिल गया ओनरशिप नहीं मिल गया, पोजीशन मिल गया टैक्स अब आप पे करिए, पोजीशन मिल गया टैक्स अब आप पे करिए। तो भैया हम ओनर नहीं है, ओनर तो मेरा डेवलपर है या प्रमोटर है या बिल्डर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डीम्ड ओनर है। पर्सन एक्वायर्ड राइट्स इन बिल्डिंग अंडर, अगर मान लो बिल्डिंग में रहने का राइट तुम ले लिया, अपना डेवलपर को उससे तुम बिल्डिंग में स्टे करने का राइट ले लिया, स्टे करने का राइट तुमको मिल गया, नाउ टैक्स आपके ऊपर में चापा जाएगा, आप क्या बन गए? डीम्ड ओनर। समझ में आया? व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज चार्जेबल, अदर हेड में कब जाएगा? एसएससी ओनर नहीं है तो अदर हेड में जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि कंडीशंस ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एसएससी लेट आउट कर रहा बिजनेस करके, तभी वैकेंट एड से आ रहा तो अदर हेड में जाएगा। एसएससी हैज रेंट बिल्डिंग अलोंग विद अदर एसेट्स, लेटिंग आउट इज इनसेपरेबल, लेटिंग आउट क्या है? ठीक है, इनसेपरेबल है, तो उस केस में भी कहां जाएगा? ये अदर हेड में, ये सब केस में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो। अच्छा, एग्जेम्प्ट कब माना जाता है ये भी एक बार पढ़ लेना, रीडिंग मार लो। जब इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस या एग्रीकल्चरल लैंड से मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। जब मान लो एनुअल वैल्यू ऑफ द वन प्लेस ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर से कुछ ले रहा तो भी एग्जेम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी से ले रहा तो एग्जेम्प्ट है। साइंटिफिक रिसर्च से तो एग्जेम्प्ट। अगर इनकम हो रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तो एग्जेम्प्ट। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से होता है तो एग्जेम्प्ट। हाउस प्रॉपर्टी चैरिटेबल से होता है तो एग्जेम्प्ट। इनकम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी का इनकम एग्जेम्प्ट है। अपना बिजनेस प्रोफेशन लगाया, इनकम दो घर है तो एग्जेम्प्ट, दो से ज्यादा घर होगा तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में? ये केसेस है जहां पर इनकम अगर आता है तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाते हैं, रट लेना पूरा। क्लियर है? तो सारा का सारा लॉ हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग प्रोविजन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग धड़ाधड़ सम्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके।